नमस्कार दोस्तों। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट का जो सिलेबस है उसको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल इनकम उसका पहला टॉपिक है और उस पहले टॉपिक नेशनल इनकम को समझने के लिए कुछ उसके बेसिक फीचर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, जिस पर नेशनल इनकम की टॉपिक पूरी तरह से डिपेंड है। इसलिए हम लोग कुछ उसके मूल बात देखेंगे। जो हमारा चैप्टर नेशनल इनकम है, इसको समझने के लिए आपको कौन कौन सी बातों पर विशेष रूप से ध्यान रख के चलना है। तो एक तो पहली चीज है कि नेशनल इनकम को समझने के लिए ये देखेंगे कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को आप देखिए। इस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को देखने के बाद दूसरी चीज होती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, कि इनकम का फ्लो कैसे होता है। फिर तीसरी चीज आती है फेजेस ऑफ नेशनल इनकम, फेजेज ऑफ इकोनॉमी आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से तीन बेसिक चीज है नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। पहला तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को समझना कि ये कितने टाइप का होता है। फिर उस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बीच में मनी और गुड सर्विसेज का फ्लो कैसे होता है, उसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। और तीसरा है फेज ऑफ इकोनॉमी, यानी फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, जो उसका वर्किंग अप्रोच है वो कैसे, किस तरह से वर्क करता है। फिर इसी को कैलकुलेट करके हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं, उसको हम पाते हैं। तो फिर देखेंगे कि भी कैलकुलेशन की जो विधियां निकलेंगी, मेथड निकलेंगी, सब इसी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होंगी। और फिर उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि जीडीपी और नेशनल इनकम तक पहुंचने के कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं। तो कुल मिलाकर के नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये तीन पहले बेसिक चीज हम सभी को पता अच्छी तरह से होना चाहिए, ठीक है। अब जहां तक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात आती है तो आप देखेंगे कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में यह बात आपने पढ़ा होगा कि कुल मिलाकर के हमारे इकोनॉमी में देखा जाए तो जो पहला स्टेज होता है सेक्टर को देखने का, वो है कि एक इनिशियल स्टेज पर किसी भी इकोनॉमी को चलने के लिए, किसी भी इकोनॉमी को सरवाइव करने के लिए, किसी इकोनॉमी को कह सकते हैं स्टार्ट होने के लिए दो सेक्टर का होना जरूरी है। और उस पहला सेक्टर होता है प्रोडक्शन सेक्टर। पहला कौन सा होता है? प्रोडक्शन सेक्टर। और दूसरा होता है हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये दो सेक्टर होंगे तो कोई भी इकोनॉमी की एक्टिविटी चलेगी, यानी इकोनॉमी की शुरुआत हो जाएगी। आप जानते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन है, इसमें किसी भी गुड्स या सर्विस का उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। और जो हाउस होल्ड है, इनके सहयोग से हो रहा है, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमको इसी से मिलते हैं। और फिर जो प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज हो रही है उसको मार्केट कौन देगा? ये हाउस होल्ड सेक्टर देगा। इसलिए दो चीजें, यानी प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर इकोनॉमी का बेसिक सेक्टर है। इसलिए दोनों सेक्टर को मिला करके हम क्लासिकल भी बोलते हैं इकोनॉमी, और इसको हम ट्रेडिशनल इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये तो पहली चीज हो गई, दो सेक्टर के बिना कोई इकोनॉमी चल नहीं सकती। और दो सेक्टर वो कौन कौन है? प्रोडक्शन और हाउस होल्ड सेक्टर। अब आगे तीसरा आता है कि इसको चलाने से संबंधित जब इसका वर्किंग प्रोसेस बहुत बड़ा हो गया, पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो गई, नीड्स बहुत बड़ी हो गई, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन अब बड़े स्तर पर होने लगा, तो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम डेवलप हुआ। और उस सिस्टम में सबसे बेहतरीन सिस्टम आज की दुनिया में आया, उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है। तो
चौथा जो सेक्टर बना, तीसरा जो सेक्टर बना वो गवर्नमेंट सेक्टर बन गया। अब गवर्नमेंट सेक्टर जब बन गया तो इसको भी सरवाइव करने के लिए बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं, इसको भी इनकम और एक्सपेंडिचर चाहिए, और इस तरीके से तीसरा सेक्टर हमारे पास आ गया। तो पहला सेक्टर क्या हुआ, प्रोडक्शन, दूसरा सेक्टर क्या हो गया, हाउस होल्ड, तीसरा सेक्टर क्या बन गया, गवर्नमेंट सेक्टर बन गया। जब आप देखेंगे इस तीनों सेक्टर की बात को लेके हम काम करते हैं, तो इस तीनों सेक्टर को मिला करके भी हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी की बात होती है। और क्लोज्ड इकोनॉमी में इसीलिए दो परिस्थितियां देखी जाती हैं, जब केवल दो सेक्टर हो तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी है इन टू सेक्टर मॉडल, और जब तीनों हमारे पास साथ काम करते हैं तो इसको कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी विद थ्री सेक्टर, ठीक है, मॉडल। तो ये तीन सेक्टर आज के समय में यदि काम करें तो उसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलेंगे। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन का ट्रेडिशन आ गया, माहौल आ गया, तो एक देश केवल अपने देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कर ही रही थी, लेकिन अपने देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के साथ साथ वो पूरी दुनिया में एक देश दूसरे देश के साथ ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिए, अपना बिजनेस करना शुरू कर दिए, लेन देन शुरू कर दिए। वो गुड सर्विसेज के लेवल पर, टेक्नोलॉजी के लेवल पर, फाइनेंस के लेवल पर, है ना, आइडियाज के लेवल, हर लेवल पर। तो उससे एक चौथा सेक्टर का यहां पर उदय हुआ जिसको हम बोलते हैं फॉरेन सेक्टर। क्या बोलते हैं, फॉरेन सेक्टर बोलते हैं। और इस तरीके से चौथा सेक्टर आपका आ गया फॉरेन सेक्टर। तो ये चार इकोनॉमी के सेक्टर है, और फॉरेन सेक्टर को जैसे ही लेकर के, यानी चारों को लेकर के यदि आप चलेंगे तो जिस इकोनॉमी में चारों सेक्टर एक साथ काम करते हैं, ऐसे इकोनॉमी को नाम दिया गया ओपन इकोनॉमी। क्या नाम दिया गया, ओपन इकोनॉमी। और इस तरीके से ये इकोनॉमी के दो महत्वपूर्ण नेचर हो गए। जब फॉरेन सेक्टर नहीं इन्वॉल्व है तब क्लोज इकोनॉमी, और फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व हो गया तब हम क्या बोलेंगे, ओपन इकोनॉमी। और इस तरीके से दो इकोनॉमी का आपके देखेंगे दुनिया में एग्जिस्टेंस हो गया, ओपन और, ठीक है, क्लोज। तो ये आपका क्लोज इकोनॉमी है, ठीक, जिसमें आपका फॉरेन सेक्टर शामिल नहीं है। और ये आपका ओपन इकोनॉमी है जिसमें आपका चारों सेक्टर शामिल है। तो चारों सेक्टर जब एक साथ काम करते हैं तो ऐसे इकोनॉमी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, ओपन इकोनॉमी। लेकिन फॉरेन सेक्टर काम नहीं कर रहा है, केवल प्रोडक्शन, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट सेक्टर काम कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। आज की दुनिया में लगभग कोई ऐसा देश नहीं है जो ओपन इकोनॉमी को लेकर न चलता हो। दैट मीन्स जितने भी WTO के मेंबर आप देखेंगे कंट्री हैं, वो सभी में अब जो है ओपन इकोनॉमी का कंसेप्ट अप्लाई करना मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि उसका ऐसा कॉन्सेप्ट ही है, लॉ है। तो आप देखेंगे कि ये तो चार बात हमको ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन सेक्टर में प्रोडक्शन की एक्टिविटीज, हाउस सेक्टर में क्या हो गया, यहाँ पर सेविंग और एक्सपेंडिचर हो रहा है। दैट मीन्स लोग कमाएंगे, बचाएंगे और खर्च करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर का मुख्य काम है अपना इनकम एक्सपेंडिचर तो होता ही है, लेकिन ये पब्लिक के बीच में क्या मुख्य काम होता है, ये लोगों को, ठीक है, अपने पैसे के लिए, यानी गवर्नमेंट की अर्निंग कैसे होती है, टैक्सेस के थ्रू होती है, और ये सपोर्ट कैसे करती है, सब्सिडी दे करके या अलग किसी न किसी प्लानिंग योजनाओं के माध्यम से। तो हर सेक्टर की अपनी एक मेजर एक्टिविटी है। तो इसकी मेजर एक्टिविटी क्या हो गई, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन। हाउस होल्ड की मेजर एक्टिविटी हो गई कंजप्शन, कंज्यूम करना किसी भी गुड्स सर्विसेज को। और गवर्नमेंट सेक्टर की क्या हो गया, टैक्स और सब्सिडी के थ्रू सपोर्ट करना जो है मार्केट को आगे चलाने में। और फॉरेन सेक्टर का काम हो गया एक देश का दूसरे देश के साथ कोई भी गुड्स सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना, सेल करना और दूसरे देश से इंपोर्ट करना। दैट मीन्स जब दूसरे देश से हम कोई सामान, गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं तो उसको हम इंपोर्ट बोलेंगे, और अपने देश से कोई भी गुड्स और सर्विसेज दूसरे देश को हम सेल करते हैं तो उसे हम एक्सपोर्ट कहेंगे। और इस तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मेजर एक्टिविटी किसकी हो गई, आपकी फॉरेन सेक्टर की। इस तरह से देखेंगे इसकी मेजर एक्टिविटी क्या हो गई, प्रोडक्शन। इसकी मेजर एक्टिविटी क्या हो गई,
कंजप्शन, गवर्नमेंट की मेजर एक्टिविटी टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, और फॉरेन जो सेक्टर की मेजर एक्टिविटी क्या हो गई, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो इस तरीके से देखा, ये पहला हमको नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है बेसिक, जिसको हमको जान करके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सी चीजें आगे हमको समझने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि ये जो 4 कंपोनेंट हैं, इसी को लेकर के जो एक्टिविटीज हो रही इकोनॉमी, और इसी को ले करके हमको आगे कहीं ना कहीं नेशनल इनकम के मेजरमेंट तक अपनी जर्नी पूरी करनी है। ठीक है, अब आती है दूसरी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, कि अब ये जो है मनी या गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन जब होता है तो किस तरीके से होता है, उसको हेल्प कौन करता है, फिर प्रोडक्शन हो गया तो हो करके वो जाता कहाँ पर, कैसे जाता है, फिर उसको किस तरीके से लोगों को मिलता है, फिर वो किस तरीके से मनी क्रिएट करता है, मनी कैसे उसमें रोल अपना प्ले करती है, ये बात आप देखने को मिलता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। तो हम लोग इसको भी देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कुल मिला के कहानी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसको आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपने जो पढ़ा होगा या आप जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आपको इस कॉन्सेप्ट से जानने का मौका मिल जाएगा। सर्कुलर फ्लो का मतलब ये है कि जब हम कभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करते हैं तो हमारे सामने, जिसको हमने कहा प्रोडक्शन सेक्टर, और फिर दूसरा हमने कहा हाउस होल्ड सेक्टर। आप देखेंगे ये जो 2 सेक्टर है, ये बेसिक सेक्टर। किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी की शुरुआत कहां से होगी, इसी जगह से होगी। अब शुरुआत कैसे होगी, जैसा आप जान रहे होंगे कि एक्चुअल में इस हाउस होल्ड सेक्टर में हमारे पूरे देश में रहने वाले जो रेजिडेंशियल में लोग रहते हैं, घरों में लोग रहते हैं, ये हमारे वर्किंग पर्सन होते हैं। इसके लिए हम इसको वर्क फोर्स भी कह सकते हैं या हम वर्कर भी कह सकते हैं, चाहे किसी तरह। इसी में कोई ना कोई इनिशिएट करता है कि हमें कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है, तो जो इनिशिएट करता है उस बंदे को सीधे सीधे वो प्रोडक्शन करने का मन अपना बनाता है। तो इसी में से जो ये मन बनाता है, ऐसे मन बनाने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं उसके पास एक करेज है, एक साहस है कि वो कुछ कर सकने के लिए कोशिश करता है। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका हेल्प लेकर के वो कुछ नई चीज बनाने के लिए रिस्क उठाता है, सोचता है। तो सोचता है दैट मीन्स आप देख सकते हैं, एक तो उसके पास आइडिया है, एक आइडिया के पास उसके पास एप्लीकेशन करने का इनिशिएशन है, और ये आइडिया इनिशिएशन और फिर जो अवेलेबल कैपिटल है उसका जो है हेल्प लेना, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना, इस तरह से सभी लोगों का हेल्प लेकर के एक सिस्टम को खड़ा करना, एक वर्क को खड़ा करना, और इस तरीके से इकोनॉमिक गतिविधि जो होती है वो चलती है। तो ये जब आता है तो देखेंगे उस बंदे जो आया उसको हम कहेंगे साहसी, जिसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से एंटरप्रेन्योर काम करता है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये फिर पैसे जुटाता है। तो पैसे जुटाने के लिए हम कहेंगे भाई वो कैपिटल जुटाता है, पैसा कैसे आएगा, काम कैसे होगा। फिर कैपिटल जुटा करके कोई जगह लेता है, लैंड लेता है, और फिर लास्ट में जाकर के वो यहां से लोगों को लेता है, दैट मीन्स लेबर को इकट्ठा करता है। तो वो पहले अपना आइडिया एंड करेज, फिर कैपिटल, फिर लैंड, और फिर जाकर के लेबर, और फिर उसके बाद ये वर्क करना शुरू करता है। तो ये जहां से मिलता है, ये सारा कुछ यही से मिल रहा है। तो आप देखेंगे ये जो आपके 4 यहाँ पर फैक्टर दिख रहे हैं जिनके हेल्प से इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो रही है, इस फैक्टर्स को ही इकोनॉमिक्स की दुनिया में कहा गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहा गया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा गया। ठीक है, अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हेल्प से जब ये काम हो रहा है तो अब यहां पर पता चला वर्क शुरू हो गया। तो अब इसमें लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई। क्या बनाई? गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किया। तो इस सेक्टर के पास गुड्स और सर्विसेज आ गए। और लेकिन
जब ये लोग अपना आकर के कैपिटल दिया, लैंड दिया, लेबर दिया, है ना, और अपना डिसीजन लिया, रिस्क उठाया, है ना, अपनी एसेट्स लगाई, टाइम लगाया, एनर्जी लगाया, तो इसके बदले इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उसका रिवार्ड मिलता है। तो रिवार्ड मिलता है तो ये क्या होगा, इधर से इधर जाएगा। तो इधर से इधर जाएगा का मतलब क्या हो गया, यदि लैंड वाला लिया हुआ है तो इसके बदले वो रेंट लेगा, ठीक है, और यदि कैपिटल दिया हुआ है तो इसके बदले वो इंटरेस्ट लेगा, है ना, और यदि लेबर दिया है तो उसके बदले वेजेज लेगा, और यदि उसने एंटरप्रेन्योरशिप यानी डिसीजन लिया है तो उसके बदले वो क्या करेगा, प्रॉफिट लेगा। और इस तरीके से आप देखेंगे कि इधर के लोगों ने जो भी इधर अपना आइडिया लगाया, अपना कैपिटल लगाया, अपना, है ना, लैंड लगाया, अपना लेबर लगाया, उसके बदले इधर उसको रिवार्ड मिल रहा है। तो ये जो रिवार्ड है एक्चुअल में ये जो आता है ये इसको मिलता है रिवार्ड के रूप में अर्निंग, इसी को हम कहते हैं इनकम। क्या बोलेंगे, इनकम। तो हम देखेंगे कि हाउस होल्ड को क्या मिल गया, इनकम मिल गया काम करने से, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी से दो काम हुआ। प्रोडक्शन सेक्टर को क्या मिल गया, गुड्स और सर्विसेज। हाउस होल्डर सेक्टर को क्या मिल गया, इनकम मिल गया। तो ये पहला सर्कल आपका पूरा होता है। तो आप देखेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोडक्शन सेक्टर एंड एज अ रिवार्ड इनकम और मनी फ्लो फ्रॉम प्रोडक्शन सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। पहली बार संसाधन किधर से आए, रिसोर्सेस किधर से आए, हाउस होल्ड से प्रोडक्शन की तरफ आए। पहली बार इनकम किधर से किधर गया, तो प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में गया। तो इस सेक्टर से इधर जो जा रहा है इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स मनी फ्लो, क्योंकि इधर मनी इधर से इधर जा रहा है तो ये मनी फ्लो हो गया। और इधर से इधर जो आ रहा है इसको हम लोग रियल फ्लो के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, रियल फ्लो से जानते हैं। मनी को छोड़ करके वो गुड्स है, सर्विसेज है ना, किसी भी तरीके का अलग अलग चीजें यदि जनरेट हो रही है तो उसको हम जो है रियल फ्लो के नाम से जानेंगे। यानी एक तरफ मनी का एक जगह से दूसरे जगह जाना और एक बाकी मनी के एक्सेप्ट दूसरी चीजों का एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो मनी को छोड़ करके जो भी चीज फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रियल फ्लो बोल रहे हैं। जनरली इसको गुड्स और सर्विसेज के फ्लो को ही हम रियल फ्लो कहते हैं, लेकिन आप एक ब्रॉड एरिया में ऐसा माइंडसेट करके चल सकते हैं कि मनी मतलब मनी का फ्लो, मनी इधर का उधर, और बाकी रियल फ्लो मतलब जो कुछ भी, ठीक है, वर्क के लिए मनी का हम आदान प्रदान कर रहे हैं वो वर्क की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रियल फ्लो। अब इसी तरीके से देखिए दूसरा सर्कल आता है। तो ये टू सेक्टर मॉडल में केवल पहला सर्कल आपका बन के तैयार हुआ। वैसे जब गुड्स और सर्विसेज बन गया तो ये गुड्स सर्विसेज किधर जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ जाएगा। तो गुड्स और सर्विसेज क्या है, गुड्स और सर्विसेज को हमने क्या कहा, इसको हम रियल कहते हैं। क्या बोलते हैं, रियल। तो रियल फ्लो फ्रॉम प्रोडक्शन सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। जो रियल फ्लो है यानी गुड्स और सर्विसेज है ये प्रोडक्शन सेक्टर से निकल करके फिर कहां जाएगी, हाउस होल्ड सेक्टर में। कैसे जाएगी, ये मार्केट में सेलिंग और परचेजिंग के थ्रू जाएगी। दैट मीन्स प्रोड्यूसर क्या करेगा, सेल करेगा, ठीक है, और इधर हाउस होल्ड क्या करेगा, इधर से इसको परचेज करेगा, ठीक है, बाई करेगा। इसलिए सेलिंग और परचेजिंग हो गया। और ये सेलिंग परचेजिंग एक्चुअल जहां हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, मार्केट बोलेंगे। और इस तरीके से मार्केट में एंट्री हो गई। जब ये सेल करेगा, देखिए गुड्स इधर से इधर आई और सेल करेगा, तो ये बंदा यदि हाउस होल्ड का इसको लेगा तो इसका जो इनकम है, इसके पास जो पैसा है, ये इनकम किधर से आएगा, इनकम इधर से इस जो है प्रोडक्शन सेक्टर के पास आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे मनी इधर से फिर इधर चली गई। पहली बार मनी किधर से आई, इधर से इधर आई। गुड्स किधर हुआ, उधर हो गया। अब गुड्स जो है उधर से इधर आएगा तो गुड्स परचेज करने के बदले में पैसा उसको देगा, तो पैसा इधर चला गया तो हम कहेंगे मनी फ्लो क्या हो गया, अब ऊपर हो गया, है ना। और इस तरीके से ये फ्लो चलता रहता है, ठीक है। तो दो फ्लो में कैसे रियल फ्लो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाती है, कैसे मनी फ्लो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाता है, यह, ठीक है, इंटरसेक्टोरल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मनी इज कॉल्ड
रियल फ्लो और मनी फ्लो। जब गुड्स का या सर्विसेज का एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में फ्लो हो रहा है उसे रियल फ्लो के नाम से हम जानेंगे, और यदि मनी का एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसे हम मनी फ्लो के नाम से जानेंगे। ऐसे ही 2 सेक्टर का जैसे आपने देखा वैसे 3 सेक्टर का भी होगा और 4 सेक्टर का होगा। यानी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, दूसरे सेक्टर से तीसरे सेक्टर में, तीसरे सेक्टर से चौथे सेक्टर में कैसे ये जो है गुड्स सर्विसेज और मनी क्या करती रहती हैं, घूमती रहती है, ठीक है, यानी कि मूव करती रहती हैं, चलती रहती हैं, और इसी मूवमेंट को हम फ्लो का कॉन्सेप्ट देते हैं। इसीलिए इसको बोला गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या बोला गया? सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का सीधा सीधा मतलब यही है कि ये एक जगह स्थिर नहीं होता। अभी पैसा आपके हाथ में है, कुछ सामान खरीदा, पैसा उसके हाथ में गया, फिर उसने कुछ खरीदा, पैसा उसके हाथ में गया, उसने कुछ, तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये ओनरशिप ऑफ गुड्स को, सर्विसेज को ट्रांसफर करती जा रही है। और इस तरीके से व्यक्ति क्या करता जा रहा है, अपने पास, ठीक है, डिफरेंट टाइप की गुड्स को प्रोड्यूस करके अपने लिए भी और अदर्स के लिए भी ये क्या कर रहा है, प्रोवाइड करता जा रहा है। तो लोगों के पास, ठीक है, लोगों के द्वारा बनाई गई गुड्स और सर्विसेज क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। और इस गुड्स और सर्विसेज का लगातार बढ़ते जाना ही हम लोग ग्रोथ के रूप में जानते हैं, जीडीपी के रूप में जानते हैं। जिस देश में यह ट्रांजैक्शन जितना अधिक तेज गति से होता है, हम कहते हैं उस देश में उतना अधिक उत्पादन हो रहा है। और आज के समय में सबसे ज्यादा फोकस इसी जीडीपी को, प्रोडक्शन को, इनकम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए कोशिश व्यक्ति कर रहा है। तो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में अपने गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन को, ठीक है, क्या करना है, गुड्स और सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना ही एक्चुअल में इकोनॉमिक रिचनेस का एक सिंबल माना जाता है, एक जो है आप कह सकते हैं कि उद्देश्य माना जाता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या हो गया, किसी एक सेक्टर में कोई चीज पैदा हो रही है तो उसको दूसरे सेक्टर में क्या करना, सेल करना, फिर वहां से उसके बदले इनकम अर्न करना। और इस तरीके से इनकम और हम देखेंगे गुड्स सर्विसेज, दैट मीन्स रियल फ्लो का यहां से जन्म होता है। तो हमको दूसरा नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझने की जो बेसिक बात है वो क्या थी कि हम अपने इस रियल फ्लो और मनी फ्लो के कॉन्सेप्ट को समझें कि कैसे एक फ्लो से दूसरे फ्लो में गुड्स और सर्विसेज और साथ ही साथ मनी का आवागमन होता है। ये जो आवागमन है, ये जो मूवमेंट है, जितना स्मूथली और स्पीड से चलेगा उतना ही देश का, कंट्री का अच्छा ग्रोथ होने वाला है, ठीक है। इसलिए जितना अधिक आप एक्टिव रहेंगे उतना ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब इससे जुड़ा हुआ तीसरा जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट वो है ना, कुल मिला के फेजेज ऑफ इकोनॉमी कि कुल मिला के चरण कितने होते है ना। तो इसमें देखिए जो फेज आपने देखा, इसी से आपको कुछ समझ में आया होगा कि जो हम लोग चर्चा किए इकोनॉमिक में, बहुत आसानी से तीसरे पॉइंट को आप समझ लेंगे। फेज जो कहा जा रहा है कि हम कितने चरण में हम अपने इकोनॉमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कितने चरण में फेज क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या है, किसी भी वस्तु को क्या करना है, बनाना है ना। आप देखेंगे घर में यदि किचन भी है, यदि आपको एक कप कॉफी ही पीना है तो कॉफी पीने से पहले आप क्या करते हैं, कॉफी को बनाते हैं। ये बनाने वाला जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन है। यदि घर में आपको मान लीजिए 4-5 लोग हैं, 5 लोग मान लीजिए सपोज, तो आप 5 लोगों की कॉफी को पहले बनाने का काम पूरा करेंगे। फिर बनाने के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम डिस्पोजिशन कहते हैं ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन, तो दूसरा काम क्या हो गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी 5 कप कॉफी बना दिया तो उसको 5 कप में क्या करेंगे, आप निकालेंगे और निकाल के 5 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। और जब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तब आप क्या करेंगे, कप में आपकी कॉफी आ गई, तब उस कॉफी को आपने पीना शुरू कर दिया।
और इस पीने की प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, कंजप्शन प्रोसेस। तो तीसरा फेज क्या है हमारा, कंजप्शन है। इसीलिए इकोनॉमिक्स के 3 सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मानी जाती हैं। पहला प्रोडक्शन है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है और तीसरा, ठीक है, कंजप्शन है, जिसको डिस्पोजिशन भी कह सकते हैं। तो बनाओ, बांटो और फिर उसको खाओ, ठीक है। यदि खाओ या पियो दोनों हो सकता है, ये जैसा आपका नेचर हो गुड्स का। तो इस तरह से देखेंगे ये 3 फेज है। तो हाउ मेनी फेजेस, 3 फेजेस, प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड कंजप्शन फेज। कंजप्शन में क्या हो रहा है, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है। और कंज्यूम करके हम खुद को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड। तो ये सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूम किया जा रहा है। प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहां पर मेन वर्क क्या है, प्रोडक्शन का है, यानी प्रोडक्ट को बनाना, बना के रेडी करना, रेडी टू सेल। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, अब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिस्ट्रीब्यूशन का बेस क्या है, यहां पर देना पॉसिबल नहीं होता इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में। यहां पर किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब हो गया कि हम लोगों को सेल करने के लिए अपनी गुड्स को लेके आए। अब जिसके पास जितनी अर्निंग है उसके हिसाब से ये क्या करेगा, अपना वर्क करेगा और अपनी अर्निंग को लेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, सीधे सीधे अलोकेशन आप कह सकते हैं। हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, जो भी हमारे पास वर्क है, जो भी हमारे पास इनकम है, उसको लोगों के अंदर क्या करना, ठीक है, डिवाइड करना। और ये डिवीजन बहुत मायने रखता है। ये जो डिवीजन सही तरीके से नहीं हुआ तो सोसाइटी में इम्बैलेंस भी फैलेगी, सही हो गया तो बैलेंस भी आएगी। यानी सोसाइटी में ये जो रिच पुअर का जो गैप है, जो अमीरी और गरीबी के बीच का जो अंतराल है, डिफरेंस है, वो किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है अलोकेशन के सिस्टम पर, ठीक है, बहुत। और बाकी तो जो अपनी चीजें हैं वो अपने भूमिका भी निभाती हैं। तो एक फेज कितने हो गए, प्रोडक्शन फेज। इसी फेज के आधार पर देखेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। इसीलिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की जो विधि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, मेथड पढ़ना शुरू करते हैं, तो उस मेथड में आप देखेंगे कितने तरह के मेथड हो जाते हैं। एक पहले फेज के आधार पर, एक दूसरे फेज के आधार पर और एक तीसरे फेज के आधार पर। और इस तरीके से देखेंगे प्रोडक्शन फेज में क्या हो जाता है, तो ये प्रोडक्ट मेथड कहा जाएगा। इसके आधार पर यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मेथड। और इसके आधार पर जब लेके आते हैं तो ठीक है, आप एक्सपेंडिचर मेथड, कि कौन व्यक्ति कितना खरीद पाएगा उस पर डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति के पास कितना जाएगा, ठीक है। यदि आप 5 कप के पैसे रखे हुए हैं तो 5 कप कॉफी पी सकते हैं, 1 कप का पैसा है तो 1 कप कॉफी पी सकते हैं, और पैसा है ही नहीं तो कॉफी के देख करके वापस आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स लोगों के पास जो रिसोर्सेस का, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, उनके अपने जो है अवेलेबिलिटी पर इनकम के। और कंजप्शन में उनका जो है, तो ये आप देखेंगे इनकम बेस पर। तो इसमें भी आप देखेंगे कि जिसके पास जितना इनकम है उसी के बेस पर उसका कंजप्शन है। तो अलोकेशन बेस, ठीक है, और आपका क्या हो गया, इनकम बेस्ड। तो आप देखेंगे जब मेथड में हम लोग निकालेंगे तो कहीं ना कहीं से ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स और मेथड्स जो है उसके कैलकुलेशन को पढ़ने के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कौन कौन सा अभी डिस्कस हो गया। पहला जो कि इंपॉर्टेंट था, फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, और दूसरा फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी के बाद देखेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और सर्कुलर फ्लो ऑफ, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, दैट मीन्स रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। कैसे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में गुड्स और सर्विसेज का आना जाना हो रहा है,
कैसे हम परचेज कर रहे हैं, कैसे हम सेल कर रहे हैं, ये जो फ्लो है, ये फ्लो में किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। और तीसरी जो फेजेज ऑफ इकोनॉमी है, चरण है, कि कौन कौन से फेज से होते हुए हमारे मार्केट का जो एक्टिविटी वो तैयार होती है, तो वो तीन, ये बेसिक चीजें आपको जाननी। इसके बेस पर फिर आप देखते हैं कि एग्रीगेट्स क्या है। जो हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं, तो अब इसी में हम उस नेशनल इनकम को निकालने के लिए स्टूडेंट्स जो एग्रीगेट्स हैं, कुल आप देखते होंगे कि 8 तरीके के आप देखते हैं। तो 8 है ना बेसिक जो आपके वर्ड्स हैं, ठीक है, 8 आप उसको कॉन्सेप्ट कह सकते हैं ऑफ नेशनल इनकम के मेजरमेंट के। और वो जो 8 कॉन्सेप्ट है, उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आप देखे होंगे वो जीडीपी एमपी देखे होंगे, फिर जीडीपी एफसी देखे होंगे, ठीक है ना। वैसे ही एनडीपी एमपी और एनडीपी एफसी देखे होंगे। अब जब आपने जीडीपी एमपी और एनडीपी एमपी देख लिया, तो वैसे ही जीएनपी एमपी देखे होंगे, फिर जीएनपी एफसी आपने देखा होगा, फिर एनएनपी एमपी आपने देखा होगा, और फिर एनएनपी एफसी देखा होगा। और इस तरीके से ये जो 8 कॉन्सेप्ट हैं, ये बेसिक ऐसा तरीका है, हम नेशनल इनकम को इस 8 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन जो अप्लाई होता है कैलकुलेशन डेटा कलेक्शन में सबसे ज्यादा, वो हम इसको अप्लाई करते हैं। इसी को हम न्यूज़पेपर या बाकी कहीं भी डेटा लिखा रहता है, देखेंगे जीडीपी लिखा रहता है, तो एक्चुअल में ये जीडीपी एमपी होता है। और देश का एक्चुअल इस 8 में से सबसे बेस्ट जो मेजरमेंट होता है, जो एक्चुअल में कह सकते हैं, एक्चुअल के काफी जो नियरेस्ट होता है, वो एनएनपीएफसी होता है। तो इस तरीके से ये 2 कॉन्सेप्ट तो काफी फेमस हैं, बेसिक जानकारी के लिए भी और एग्जामिनेशन पर्पज के लिए। और इसके बाद तीसरा कोई इंपॉर्टेंट आता है 3rd नंबर पर, तो फिर इसको आप ले सकते हैं, क्योंकि ये डोमेस्टिक इनकम के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, कि डोमेस्टिक इनकम कहीं लिखा हो तो सीधा सीधा आप उसका मतलब क्या समझेंगे, एनडीपी एफसी। और कहीं एनएनपी एफसी आपको पूछ रहा है या नेशनल इनकम पूछ रहा निकालने के लिए, तो आप एक्चुअल में क्या निकालेंगे, एनएनपी एफसी। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके निकालना शुरू करेंगे मार्केट के बेस पर, तो सबसे पहले जो डेटा निकल के आता है वो कौन निकल के आता है, जीडीपी एमपी। तो हमको पहली बार डेटा कौन मिलेगा, जीडीपी एमपी। अब इस डेटा के द्वारा हम यहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके पहुंचने के लिए जो दूसरी मेजर बात होती है हमको जाननी होती है, जिसके हम हेल्प से, एक के हेल्प से हम बाकी के 8 कॉन्सेप्ट निकालते हैं। उसमें ये 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जिसमें से एक शब्द होता है डेप्रिसिएशन। क्योंकि आप जानते हैं डेप्रिसिएशन जो वर्ड है, ये जो ग्रॉस वैल्यू होती है और जो नेट वैल्यू होती है, इसके डिफरेंस से ये पता होता है कि डेप्रिसिएशन कितना है। तो डेप्रिसिएशन को ऐसे आप जानते हैं कि फिक्स एसेट को जितना हम कंज्यूम कर चुके होते हैं, वो कंज्यूम्ड ऑफ फिक्स एसेट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन के रूप में जानते हैं। जैसे हर एक गुड्स को आप लेते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट होता है, और जिस दिन वो गुड्स बन के तैयार हो गई, उसी दिन से वो एक एक दिन कम होने लगी, और वो जो एक एक दिन कम हो रहा है, वो उसका एक्सपायरी डेट क्या होता रहा है, ठीक है, कम होता जा रहा है। यानी वो एक डेप्रिशिएट होता रहा है, खत्म हो रहा है। जैसे हम जिस दिन पैदा हो गए उसी दिन से हमारी उम्र एक एक दिन घट रही है। हम कहते हैं एक एक दिन बढ़ रहे हैं, एक्चुअल में हम एक एक दिन घट भी रहे हैं। तो ये जो घट रहा है, ये डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। दूसरी जो बात होती है इसमें, वो होती है एनएफआईए की, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की। और ये क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ऐसा है ना। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी हमको विदेशों से जो पैसा मिला है और हमने जो विदेशों को पैसा दिया है,
उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, NFIA के नाम से जानते हैं। इसके सहयोग से हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन को आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। और तीसरा स्टूडेंट आपको पता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, NIT कहते हैं। और NIT कैसे निकालते हैं, IT माइनस सब्सिडी। जो सरकार इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है वो फिर उसके बाद जो सब्सिडी वो देती है, इस दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस को हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये 8 कॉन्सेप्ट को किसी एक, यानी दैट मीन्स GDP को आपने निकाल लिया और GDP MP को निकालने के बाद सीधे ये 3 कॉन्सेप्ट के हेल्प से आप बाकी जो 7 कॉन्सेप्ट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा न्यूमेरिकली यानी एक मैथमेटिकल क्वेश्चन के सॉल्व से आपसे पूछा भी जाता है, आप लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको हम लोग करेंगे भी। तो ये जो है नेशनल इनकम से रिलेटेड 3 पहले और ये 2 कॉन्सेप्ट इधर, कुल मिलाकर के 5 ऐसे मूल आपके मंत्र हैं जिनके हेल्प से आप नेशनल इनकम का चैप्टर पूरी तरीके से कमांड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहां से आने वाले किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और पहले चैप्टर का पूरी यूनिट, माइक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी यूनिट ही पहली क्या है, सिर्फ नेशनल इनकम पर टिकी होती है। और उसका पूरा बेस आपको मैंने इस जो है लेक्चर में आपको बताने की कोशिश किया। तो आप इसको जरूर सुनिए बार बार और इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करके लिखिए भी। और फिर कहीं कोई भी किसी तरह की क्वेरीज होती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके उस सुझाव को, आपके उस क्वेश्चन को आपको आंसर के थ्रू बताया जाएगा। आज के इस लेक्चर में थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को आपको कैलकुलेट करके बताते हैं उस पर, और बाकी नेक्स्ट जो हमारी जो यूनिट की इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी हम उस पर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।